जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल भीम इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद को पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुपद होता क्या है, बहुपद का क्या उपयोग है और बहुपद के सवालों को हमें किस प्रकार से लगाना है, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुपद बहुपद होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा होती क्या है। हम लोग कह सकते हैं एक या एक से अधिक पदों का बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। क्या दोस्तों? एक या एक से अधिक पदों का बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। दोस्तों, परिभाषा भी थोड़ा आपको कम समझ में आई होगी। एक या एक से अधिक पदों का बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक होता क्या है, सबसे पहले बात इसको समझते हैं तो पूरी डेफिनेशन ही समझ में आ जाएगी। बीजीय व्यंजक क्या होता है दोस्तों? संख्याओं की या चर और अचर संख्याओं में गणितीय संक्रिया का प्रयोग करके बनी श्रृंखला। गणितीय संक्रियाओं में क्या आती हैं? जब चर और अचर दो प्रकार की चीजें मिल जाए हमको, या दो प्रकार की संख्याएं मिल जाए। अब हम लोग समझते हैं चर संख्या क्या होती है और अचर संख्या क्या होती है। चर संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिनका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है, जिनका मान निश्चित नहीं होता, हम लोग उनको मान के निकालते हैं। जैसे हम लोग कोई भी सवाल लगाते हैं, मान लेते हैं माना कि x, अर्थात जिन संख्याओं को हम मान सकते हैं, और ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? x का, y का और z का। ABCD के अक्षरों में x, y, z का कुछ ज्यादा ही प्रयोग किया जाता है चर के लिए। इनका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है। और अचर क्या है दोस्तों? जिसका मान अपरिवर्तित रहे। जैसे कोई भी संख्या हो सकती है, आप पाई मान सकते हैं। पाई का मान निश्चित होता है 180 अंश। 22/7 भी निश्चित होता है। 1, 2, 3, इसी प्रकार और भी संख्याएं दोस्तों, ये सारी संख्या कहलाएंगी अचर संख्या। चर अचर को और आसानी से समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी एक ठेले पर कोई वस्तु रखी है और उसको पकड़कर घसीटते हैं, तो जो ठेले का द्रव्यमान होता है वो नियत होता है। यानी उसको जब हम बल लगाकर खींचेंगे तो हमारी बल भी चेंज होता रहेगा बीच बीच में, हमारी दूरी भी, दिशा भी, सारी चीजें, मतलब हमारे शरीर का पूरा रिएक्शन जाएगा। कभी हम कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो वो सारी चीजें आएंगी चर में। कि कभी हम थोड़ा बल लगाएंगे, मतलब जो मान परिवर्तित हो रहे हैं उनको हम चर कह सकते हैं। अचर, जैसे हमने कहा द्रव्यमान, ठेले का द्रव्यमान। अब जैसे ठेले पर वजन है, ठेला का मान लीजिए 1 क्विंटल का है और उस पर सामान जो रखा हुआ है वो 50 किलो है, तो वो तो अपरिवर्तित हो नहीं जाएगा। कि नहीं सर, खींचने में क्या होगा कि ठेला का जो भार है वो सीधा 1.5 क्विंटल से आकर के सीधा 5 किलो हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अर्थात जो मान अपरिवर्तित रहे उसको हम अचर संख्या में लेते हैं, और जो परिवर्तित होता रहे उसको चर संख्या में कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे बीजीय व्यंजक। अब चर और अचर, जैसे हमने कह दिया कि 5x + 1, ये क्या है दोस्तों? क्या ये एक बहुपद है? जी हाँ, ये एक बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि 5 लिखा है, 5 एक अचर संख्या है, x एक चर संख्या है, और फिर उसके बाद एक अचर संख्या है। तो चर और अचर संख्याओं का ऐसा समूह जहां पर प्रयोग किया गया हो गणितीय संक्रियाओं को। गणितीय संक्रिया क्या होती है दोस्तों? जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अब यहाँ 5 है और x, इनके बीच में दोस्तों किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। प्लस भी दिख रहा है आपको। तो अभी और भी हमको बहुपद मिलने वाले, जहां भाग का यानी कोई संख्या बट्टे में भी हो सकती है। तो इस प्रकार की संख्याएं जहां मिलेंगी हम उनको कह देंगे कि यह एक बहुपद है। इसका दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि ax + b, लेकिन यहाँ पर a = 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? a का मतलब यहाँ कोई अचर संख्या है, b का मतलब भी कोई अचर संख्या है, और x को यहाँ पर चर माना गया है। अगर a का मान दोस्तों हम यहाँ 0 कर देंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और 0 + b कर देंगे तो दोस्तों आंसर में केवल एक b आ रहा है जो केवल अचर है। लेकिन बहुपद क्या होता है? बहुपद में चर और अचर दोनों शामिल होते हैं गणितीय संक्रिया के रूप में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको बहुपद का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा।
अब हम ये देखते हैं कि बहुपद होते कितने प्रकार के हैं। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। बहुपद को दोस्तों यदि पदों के आधार पर बांटा जाए तो उसके पद को गिनेंगे। जैसे ये एक बहुपद अभी हमने आपको बताया पदों के आधार पर, इसमें पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं द्विपदीय बहुपद या द्विपदी बहुपद। अगर केवल उसमें एक ही पद है, मान लीजिए जैसे ax हो गया, एक ही पद है तो ये हो गया एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। अगर मान लीजिए दो पद हो गए ax प्लस b, तो ये एक पद ये हुआ और एक पद ये, यानी दो पद हो गए तो ये गया द्विपदीय बहुपद, यानी पदों के आधार पर। पदों के आधार पर एक पदीय हो गया, बहुपदीय, द्विपदीय हो गया। अब त्रिपदीय जिसमें तीन पद दिए हों, जैसे लिख दिया जाए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक दो तीन, तो इसको कह सकते हैं हम त्रिपदीय बहुपद, पदों के आधार पर त्रिपदीय बहुपद। तो दोस्तों ये हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे, चतुर्थ पदीय, आगे भी इसी प्रकार से। अब यदि बहुपद को दोस्तों घात के आधार पर बांटा जाए, घात के आधार पर, अर्थात देखना है पावर कितना है, घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद को बांटने के लिए हम लोग देखेंगे कि हमारी जो बहुपद में उपस्थित चर होते हैं उनके ऊपर अधिकतम घात कितनी है, उसके द्वारा उसको निर्धारित किया जाएगा। जैसे हमने कह दिया कि ये पहली संख्या मान लेते हैं, हमारे पास कोई बहुपद है ax प्लस b। अगर हम कहते हैं कि ये मतलब कै घातीय बहुपद है, तो हम देखेंगे इसमें चर क्या है। चर हम x को मान रहे हैं, तो चर में अधिकतम घात जब किसी भी संख्या पर कोई घात ना हो तो एक मानी जाती है, और जब किसी संख्या पर घात यानी अचर पर अधिकतम संख्या एक हो तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। दोस्तों क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इसी प्रकार ये क्रम भी आगे बढ़ता चला जाता है, जिस पर दो घात हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर दोस्तों चर पर अधिकतम घात है दो, तो इसको कह देंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से कंडीशन आ जाती है कभी कभी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे चर पर अधिकतम घात कितनी है? तीन है। जब तक चर पर अधिकतम घात तीन है तो इसको कह सकते हैं त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद एक या एक से अधिक पदों में जब बीजीय व्यंजक होता है उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों गणितीय संक्रिया के रूप में समान रूप से सम्मिलित हों। समान रूप से भी कह सकते हैं, आगे पीछे भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5x प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये अचर हो गया, ये चर हो गया, दोनों में गणितीय संक्रिया का प्रयोग हुआ यानी गुणा का, प्लस में एक अलग से अचर संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार की संख्याओं को हम कहेंगे बहुपद। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ के और बेसिक समझाते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे बहुपद के किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो बहुपद यानी कह सकते हैं हम लोग, सबसे पहले समझते हैं शून्यक क्या होता है। शून्यक क्या होते हैं? शून्यक या मूल। दोस्तों किसी भी प्रकार का यदि द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद जिस पर दो घात हो, मान लीजिए आपका ax स्क्वायर है प्लस bx है और प्लस का c, ये आपका एक द्विघातीय बहुपद है। यदि हम कहते हैं कि इस द्विघातीय बहुपद के मूलों का योग, अर्थात पहले समझना है शून्यक होता क्या है, इस चीज को पहले समझते हैं। कभी भी अगर द्विघातीय बहुपद है तो उसमें दो शून्यक होंगे, अर्थात यहाँ चर पर जितनी अधिकतम घात होगी उस पूरे समीकरण के या उस पूरे बहुपद में उतने ही x के मान आएंगे। यहाँ पर x की घात अधिकतम कितनी है? 2। तो यहाँ पर अगर इस समीकरण को हल किया जाए तो यहाँ पर उसके दो मूल आएंगे, यानी x के दो मान आते हैं। इसके बराबर में दोस्तों हम लोग 0 लिख सकते हैं बहुपद के। तो अब हमको ये देखना है कि शून्यक या मूल है क्या। अभी हमने बताया कि कोई भी बहुपद
जितनी अधिकतम चर के ऊपर घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएंगे। जैसे अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 6। अगर हम आपसे कहें कि इस द्विघातीय बहुपद के आप हमें शून्यक बताइए, कितने शून्यक है, तो दोस्तों बहुपद को हल करने का नियम ये होता है कि जो अचर पद होता है जो अचर पद होता है उसका पहले गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के जो गुणांक में हो। दोस्तों एक्स स्क्वायर के गुणांक में यदि कोई संख्या है तो उसका डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो हम इसके गुणा में दोस्तों 1 को मान सकते हैं, और 6 का गुणा जब 1 में करेंगे तो आएगा दोस्तों कितना, 6। अब कंडीशन बनती है मध्य पद को मिलाना है, तो मध्य पद में क्या है, हमारे पास केवल x है। क्या है दोस्तों, केवल x है। 6 के ऐसे खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर तो 1 आ जाए, लेकिन गुणा कर दें तो फिर 6 हो जाए। चलिए इसके खंड करते हैं, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यानी 2 का 3 में गुणा कर रहे हैं तो दोस्तों कितना आ रहा है हमारे पास, 6। और 2 में से यदि 3 को घटा रहे हैं तब आ रहा है हमारे पास -1, और 3 में से हम 2 को घटा रहे हैं तब आ रहा है हमारे पास +1। अब हमको सवाल की कंडीशन ये देखना है दोस्तों कि हमको यहाँ +x चाहिए या -x। अगर हमको +x चाहिए तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो ये वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तभी यहाँ पर माइनस आएगा, और माइनस हमको नहीं चाहिए यहाँ, तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे। तो दोस्तों इसको अब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला x उतारिए। अब कंडीशन क्या लिखना है हमको, 3 - 2, और माइनस में हमारे पास क्या है, 6 है। x का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x और माइनस का 6। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितने पद हो गए पूरे बहुपद में, 1 2 3 4, 4 पद हो गए। इनको 2-2 पदों में हम लोग बांट देते हैं। 2-2 पदों में हमने इसको बांट दिया। अब देखते हैं कि यहाँ और यहाँ कॉमन क्या है। कॉमन क्या होता है, जितने पदों में कॉमन लिया जाता है देखा जाता है कि उसमें कॉमन मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में सेम है। आप देख सकते हैं कि इस यहाँ 3 के पास में x है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अगर x से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर में तो चला जाएगा, और 3x में देंगे तो यहाँ भी x है, कट जाएगा। तो यहाँ से हमने x को बाहर निकाल लिया। अंदर बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर 2x है, 1x बाहर आ गया दोस्तों, तो 1x बचेगा, फिर प्लस लगाया हमने। अब यहाँ 3x है, 1x हम बाहर निकालेंगे दोस्तों, यानी 3x में x का भाग देंगे तो x से x कटेगा, बचेगा क्या, 3। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, अब दोबारा ये देखना है कि आपका ये जो कोष्टक आया है, दोबारा जिन पदों में हम लोग कॉमन को ले रहे हैं, दोबारा जो कोष्टक बनेगा वो इसी रूप का होना चाहिए, नहीं तो हमारा सवाल हमेशा गलत होगा। यही इसकी पकड़ है। तो दोस्तों यदि यहाँ से माइनस दिख रहा है तो यहाँ से हम पहले माइनस को निकालेंगे, और जब माइनस को निकालेंगे यानी माइनस से जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है या गुणा किया जाता है तो वो सारी संख्याएं जो माइनस में होती हैं प्लस हो जाती हैं। यहाँ से माइनस निकल आया। अब x यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर x तो कॉमन है नहीं, यहाँ माइनस कॉमन था क्योंकि दोनों जगह पर है। अब दोस्तों देख सकते हैं कि 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जाएगा और 6 में भी जाएगा, तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा देखते हैं, 2x के पास से 2 बाहर आ गया तो बचा केवल x, और ये माइनस का भाग दिया तो हो गया प्लस, और 2 तिहाई 6। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक सेम है। जब ये कोष्टक सेम आ जाए तो इनको एक बार लिख देना है, और जो अलग अलग है उनको एक बार लिख देना है, और बराबर में चल रहा है 0। अब शून्यक निकालने के लिए हम आपको मेन चीज समझा रहे हैं, शून्यक या मूल क्या होते हैं। कभी भी द्विघात समीकरण को हल कीजिए, द्विघात समीकरण में हमेशा 2 शून्यक होंगे और 2 ही मूल होंगे। अब इसको चूंकि ये दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों पक्षों के बराबर में हम लोग 0 रख सकते हैं। ये माइनस में इसका पक्षांतर कर देंगे तो एक x का मान आएगा 2, और एक x का मान आ जाएगा पक्षांतर करने पर -3। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमने x के 2 मान प्राप्त किए। क्योंकि हमारा जो द्विघात समीकरण है उसमें x पर यानी चर पर अधिकतम घात कितनी है दोस्तों, 2 है, तो जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक निकलेंगे। अब इसके 2 शून्यक हो गए,
इसी को दोस्तों हम मूल कह सकते हैं, इसको हम अल्फा कह सकते हैं और इसको हम लोग बीटा कह सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि अल्फा का मान आया -3 और बीटा का मान आ गया दोस्तों केवल 2। तो दोस्तों ये हो गए इसके शून्यक। अभी हम आपको समझा रहे थे गुणांक। जैसे ये वाला एक समीकरण था ax²। अगर हम कहते हैं कि x² का गुणांक क्या है, तो आपको देखना है कि x के गुणा के आगे अर्थात उसके बीच में जो गुणा का चिन्ह होता है चर और अचर के बीच में, उसके आगे संख्या है कौन सी। आपने देखा a है, तो हम कहेंगे x² का गुणांक क्या हो गया a। मान लीजिए x² के गुणांक में कोई संख्या ना हो, समीकरण इस रूप में हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम आपसे यहां पूछ लें कि x का गुणांक बताइए, तो दोस्तों आप कहेंगे x का गुणांक, x² का अब हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है x का गुणांक। तो x के गुणांक में कुछ नहीं है, जहां कोई गुणांक ना हो सबका मालिक एक, याद रखिए वहां पर आप सीधा लिखिए कि इसका गुणांक है 1। किसका? x का। अगर आपसे कहते हैं कि इस द्विघात बहुपद में आप अचर पद बताइए जिसके पास कोई चर ना हो, तो जिसके पास कोई चर ना हो वही अचर पद है। ये हो गया दोस्तों 6, ये हो गया एक अचर पद। आशा करते हैं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। अब हम लोग चलते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए यदि हमसे सवाल में ये पूछ ले कि आप द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि दो मूलों का योग क्या होता है और दो मूलों का गुणनफल क्या होता है। आप इन सारी चीजों को नोट कर सकते हैं समझने के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये एक द्विघात समीकरण है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बताइए, तो मूलों के योग के लिए अभी हमने आपको बताया कि किसी भी द्विघात समीकरण के लिए उसके दो मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं दोस्तों? दो मूल होते हैं, जिसको हम अल्फा और बीटा कह सकते हैं। ये दो मूल होते हैं। अगर हम कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, योग का मतलब होता है दोस्तों जोड़। मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग होता है दोस्तों माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक अपान में x² का गुणांक। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास समीकरण क्या है, यानी द्विघात बहुपद है क्या? ax² प्लस का bx और प्लस का c। तो आप इसमें देखेंगे सबसे पहले माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। फार्मूला आपको लिखवा रहे हैं दोस्तों। x का गुणांक, अभी हमने आपको गुणांक के बारे में बताया है कि जो यदि x² का पूछ रहा है तो ये देखना x² के आगे क्या लिखा है, और यदि x का पूछ रहा है तो देखना x के आगे क्या लिखा है दोस्तों? b। तो हमने लिख दिया b बटे में। आइए अब x² का गुणांक, तो x² के आगे क्या है? a, अर्थात हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपान a। ये दोस्तों हमारा हो गया फार्मूला मूलों का योग। अब यदि सवाल में ये कह दे कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, यानी जो दो मूल होते हैं द्विघात समीकरण में उसका गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है दोस्तों हमारा अचर पद अपान में x² का गुणांक। अर्थात दोस्तों इस समीकरण में अचर पद क्या है? केवल c है, तो c को उठाकर यहां रख दीजिए। और x² का गुणांक, x² का गुणांक दोस्तों है a, तो हो गया c अपान a। इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a। दोस्तों द्विघात समीकरण के ये हुए आपके दो मास्टर फार्मूले। अगर अब आपसे ये कह दिया जाए, किसी किसी सवालों में ऐसा होता है कि सिद्ध कीजिए या ज्ञात कीजिए एक द्विघात बहुपद यदि उनके मूलों का योग और गुणनफल हमको दिया हो, तब हम क्या करेंगे? तब दोस्तों हमारा फार्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये होता है दोस्तों हमारा द्विघात बहुपद का फार्मूला। जब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, कब? जब हमको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हो तब के लिए है। अब दोस्तों k क्या है यहाँ पर?
ये एक स्वच्छ नियतांक है। ये क्या है दोस्तों? नियतांक है। नियतांक क्या है? इसका मान कहाँ से फाइंड करेंगे? तो देखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या होगी और एक्स के गुणांक में जो भी संख्या होगी और जो अचर पद होगा, क्या दोस्तों? एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद, अचर पद तीनों का ले लेंगे दोस्तों हम लोग लासा। क्या लेंगे? एलसीएम। और जो भी आएगा एलसीएम में वही होगा हमारा के का मान। अभी हम लोग सवाल करने वाले हैं। बस ये 3 इसके मास्टर फार्मूले हैं द्विघात बहुपद के। आप इसको नोट करिए, फिर हम सीधे सवालों पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग द्विघात बहुपद से संबंधित कुछ सवालों को लगाने वाले हैं। आप लोग देखते हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल, क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसके शून्यक ज्ञात करना है। अभी आपको हम बताए भी हैं शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। फिर कह रहा है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको एक ठो मिलेगा आपके पेपर में, इसलिए सवाल को थोड़ा एकदम डीपली समझिएगा। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये रहा आपके एग्जाम का क्वेश्चन। आप इसको हल क्या करेंगे? तरीका क्या है? सबसे पहले इसको मानेंगे, माना px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या के बराबर इसको मान सकते हैं। हमने मान लिया। सबसे पहले हमको ज्ञात करना है इसके शून्यक। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? शून्यक। तो हमने आपसे बताया कि कभी भी किसी भी द्विघात बहुपद के जब हम शून्यकों को ज्ञात करते हैं, हमारे पास द्विघात बहुपद क्या है दोस्तों? ये है। और जब हम इसके द्विघात मतलब इसके शून्यक ज्ञात करेंगे तो जो अचर पद होता है, अचर पद क्या है दोस्तों? यहाँ पर 8 है। तो सबसे पहले उसका गुणा किया जाता है एक्स स्क्वायर के गुणांक में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक ना हो तो हमेशा वहां मानते कि यहाँ दोस्तों हम लोग 1। और जब 8 का गुणा यहाँ पर उपस्थित जो दिख नहीं रहा है 1 है, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 8। अब दोस्तों 8 के ऐसे खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको माइनस का 2x मिल जाए और गुणा कर दें, गुणा कर दें तो आ जाए हमारा फिर से 8। चलिए इसके खंड करते हैं। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। गुणा करने पर दोस्तों तो आ रहा है 8, लेकिन हमको यहाँ पर माइनस का 2x चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान देना है। तो आप कभी ये ना कर देना कि नहीं 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, ये कंडीशन एकदम गलत हो जाएगी। आपको माइनस चाहिए तो माइनस को बड़ी संख्या के आगे लगाएंगे, तो माइनस का 4 प्लस 2 यानी माइनस 4 में से 2 घटाएंगे जब आएगा माइनस का 2। तो इस कंडीशन को हमें लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 2x। दोस्तों साथ ही साथ हमने x का गुणा भी कर दिया। अगर अब 4x में से 2x जाएगा तभी यहाँ पर 2x बचेगा, बचेगा ना। और पीछे हमारा क्या लिखा है? 8। अब ये जो फालतू की पंचायत है इसको मिटाते हैं दोस्तों। ये सारा काम आपका रफ का होगा, कहीं आप एग्जाम में वहीं कॉपी के बगल में ना कर देना, नहीं तो एग्जामिनर सब नंबरों काट ले आपके। अब 4 पद होगा, 1 2 3 4, 4 पदों में 2 पदों में पहले इसको बांट देते हैं। अब देखते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ चीज क्या है इसके अंदर। यहाँ भी x है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे दोस्तों, तो बचेगा क्या हमारे पास? 1x बाहर आया, 1x बचा। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। x से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, और एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे। एक्स स्क्वायर को यूं लिख सकते हैं, और जब x का भाग देंगे तो 1x से 1x कटेगा, बचेगा क्या? 1x, ये लिख दिया। फिर माइनस, अब 4x में भाग देना है x का, x से x कट गया दोस्तों, क्या बचा? 4, ये वाला प्लस लगाया। अब यहाँ x है, यहाँ ही नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 8 है, और 2 का भाग 2 में भी जाएगा और 8 में भी जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। x आ गया, 2 चौको 8। हमने आपको ये कंडीशन बताई है कि जब ये दोनों कोष्टक सेम मिल जाएं, समझ लीजिए आप एकदम सही हैं। x प्लस 2 जो नहीं मिल रहा उसको एक बार लिखेंगे,
और जो मिल रहा है उसको भी एक बार। अब दोस्तों इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमें ये जो हम माने हैं पी एक्स बराबर, जो बहुपद माने उसके बराबर में 0 रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे शून्यकों के मान के लिए, शून्यकों के मान के लिए पी ऑफ एक्स बराबर 0, अर्थात इसके बराबर हम 0 रख सकते हैं। तो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों को दोस्तों 0 के बराबर कर देंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स बराबर -2, और जो पहला आता है मान यानी पहला शून्य का आता है उसको हम अल्फा कह सकते हैं। अल्फा बराबर या एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास, -2। अब ये दूसरा मान है जो इसको हम बीटा कह सकते हैं, और बीटा बराबर या एक्स का दूसरा मान या दूसरा शून्य कितना हो जाएगा, माइनस में उधर गया दोस्तों, हो जाएगा ये प्लस में, यानी ये हो गया अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया इसके दोनों शून्यक। अब हमें करना है इसके सत्यता की जांच। तो इसके दोस्तों सत्यता की जांच करते हैं अब हम लोग। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या होगी, किस चीज की सत्यता की जांच करना है, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच। अभी हमने आपको गुणांकों में बताया है कि शून्यक पहले हम सबसे पहले देखते हैं अल्फा प्लस बीटा के लिए, यानी मूलों का योग है क्या, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान दोस्तों है -2, प्लस लगाएंगे, और बीटा का मान है हमारे पास 4। और दोस्तों यदि 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा प्लस का, क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। लेकिन अब गुणांकों के मध्य संबंध को दर्शाना है और इसी चीज की जांच करना है, यानी हम डायरेक्टली जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 2। अगर हम इसको फार्मूले के हिसाब से कर दें, फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी आपको हम फार्मूला बताए थे कि -b/a, इससे भी 2 ही आना चाहिए, तब तो हमारा सवाल सही है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। -b/a। अब हमको जाना है एक बार फिर से द्विघात बहुपद की, और कहाँ है, ये है -b। b का मान यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, x का गुणांक यहाँ पर b होता था हमारे इस समीकरण में, ax² + bx। तो x की जगह पर क्या आया है, पूरे चिन्ह के साथ लेंगे, x की जगह पर आया दोस्तों -2। दोस्तों ये हो गया -2, और ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस लग जाएगा, फिर -2 भी आ रहा है। बटे में आते हैं, a का मान कितना है, a x² का गुणांक होता था, यानी x² के गुणांक में है, तो a x² के गुणांक में यहाँ पर क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, तो मानेंगे 1। अब दोस्तों माइनस का गुणा माइनस में कर देंगे तो हो जाएगा 2, यानी हमारा इस फार्मूले से भी मान वही आ रहा है, अर्थात जो मूलों का योग है उसके गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध है वो सही है। अब हमको देखना है गुणनफल में, यानी अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों को हमको गुणा करना है। तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 4, 4 दूना 8। अब फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था दोस्तों C/A। अब C यानी अचर पद, C का मतलब दोस्तों अचर पद। अचर पद क्या है दोस्तों हमारे इस समीकरण में, -8। -8, और x² का गुणांक क्या है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 दूनी -8 आएगा। अब x² का गुणांक क्या है, यानी a का मान क्या होता है, x² का गुणांक, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या आपका 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 ही है, बराबर में हो जाएगा -8। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ भी -8 आया और यहाँ भी -8 आया। CA से दोस्तों कम समझ में आ रहा हो तो अल्फा प्लस बीटा का आप फार्मूला लिख सकते हैं, -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक, x² का गुणांक। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं अचर पद अपान में x² का गुणांक। दोस्तों आपने देखा कि जो दोनों मूल आए हैं उनका यदि हम डायरेक्टली जोड़ दे रहे हैं, यानी मूलों का जो योग है
डायरेक्ट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, और जब फार्मूले के हिसाब से कर रहे हैं तब भी 2 आ रहा है, तो इसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध सत्य हुआ। इसी प्रकार देखना है कि इसका जो गुणनफल है, डायरेक्ट कर रहे हैं तो 4 दूनी 8, मूलों का गुणनफल 4 दूनी 8 माइनस का। अब फार्मूले के हिसाब से कर रहे हैं अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद देख रहे हैं माइनस का 8 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों क्या है, 1 है, तो हमने ये रख दिया। आशा करते हैं दोस्तों ये सवाल आपको एकदम आसानी से समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं फिर। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है दोस्तों हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। दोस्तों अगर आपको वो मेथड थोड़ा कठिन लगा हो तो आप a और b का मान पहले ही ज्ञात कर सकते हैं। ये जो आपका समीकरण होता है, आप लिख सकते हैं की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कराने पर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ आपको a b c का क्लियर मान हो जाएगा, तो आपको जो सत्यता की जांच करते उसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है a और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है दोस्तों क्या, 4 है, अर्थात यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर यस स्क्वायर है, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह दोस्तों यस स्क्वायर भी कर सकते हैं। यहाँ पर चर क्या माना गया दोस्तों, यस स्क्वायर को, अर्थात a की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों हमारे पास 4 हो जाएगी। b का मान देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, b है, और यहाँ यस का गुणांक कितना है दोस्तों, माइनस का 4, अर्थात b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 4। इसी प्रकार देखते हैं अचर पद, यानी c यहाँ है और c की जगह यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ c का मान हो गया दोस्तों 1। अब सीधे सवाल को हल करते हैं, शून्यक ज्ञात करके सीधा सत्यता की जांच करते हैं। हमारे पास द्विघात बहुपद क्या है, पहले उसके शून्यक निकाल लेंगे हम लोग। 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 माना P ऑफ s बराबर, वहां पर x था हमारे बहुपद में तो हमने P ऑफ x मान लिया था, यहाँ पर P ऑफ s मान लिया। इसको हल करते हैं, 4 का गुणा दोस्तों 1 में करेंगे तो हो जाएगा 4। यही नियम है, पहले अचर पद का गुणा जो भी s स्क्वायर के गुणांक में हो, x स्क्वायर के गुणांक में, उसमें करेंगे। 1 का गुणा दोस्तों करेंगे 4 में तो आया 4। 4 के ऐसे खंड करो कि जोड़ने घटाने पर केवल 4 आ जाए, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, यानी 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 4 और 2 में 2 को जोड़ देंगे तो आएगा 4, लेकिन हमको यहाँ -4 चाहिए, और जब -4 चाहिए तो दोनों को माइनस में लिख देंगे, माइनस और माइनस जोड़ देंगे तो आएगा माइनस का 4। आप इस कंडीशन को अब लिख सकते हैं क्या, -2 और -2। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्या, 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस का 4s प्लस का 1। यहाँ कॉमन देखिए और यहाँ कॉमन देखिए, दो पदों में हमने बांट दिया। यहाँ पर यस दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है, क्योंकि 2 का भाग 4 में भी जाएगा और 2 में भी जाएगा। यहाँ पर भी यस है और यहाँ पर भी यस है, तो यहाँ पर 2s को कॉमन लेते हैं। बचा क्या हमारे पास, 2 दूनी 4, और यस का भाग यस में देंगे तो 1 तो यस बचेगा, फिर माइनस 2s पूरा आ गया बाहर तो बचेगा 1। अब ये तो सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमको माइनस चाहिए, यहाँ प्लस है, तो यहाँ केवल -1 कॉमन ले लीजिए, तो ये रह जाएगा हमारा 2s माइनस का 1। अब दोस्तों 2s माइनस का 1 जो एक बार मिला उसको, अब जो बाहर है उसको भी 2s माइनस का 1। अब शून्यक निकालने के लिए P ऑफ s का मान 0, शून्यक के लिए P ऑफ s बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 मान लिया। तो अब इसके बराबर क्या रख देंगे हम, 2s माइनस का 1 बराबर 0, और दूसरे कोष्टक के बराबर भी रखेंगे 0। यहाँ से 2s पक्षांतर किया, 1 माइनस में उधर गया प्लस में, और यहाँ s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 गुणा में है भाग में आ गया, यानी s बराबर कितना आ गया दोस्तों 1/2। सेम कंडीशन यहाँ भी कर देंगे, सेम है तो सेम आ जाएगा दोस्तों, लिखते हैं सीधा s बराबर 1/2, अर्थात ये वाले मान को हम अल्फा कह सकते हैं, इस मान को हम बीटा कह सकते हैं। अब सत्यता की जांच, यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं अल्फा का मान आया 1/2 और बीटा का मान भी आया 1/2, तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, और ये समान हर वाली भिन्न है। जब लासा सेम हो तो लासा को लिखते हैं एक बार, ऊपर वाला जुड़ रहा है तो जोड़ देते हैं 1 और 1 2, और 2 में से 2 कट गया, बचा हमारे पास 1।
अब देखते हैं फार्मूला क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, माइनस का बी अपान ए, और ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। कहाँ है, ये हमारे पास बी का मान दोस्तों है माइनस का 4 और ए का मान है दोस्तों कितना, और ये फार्मूले का एक माइनस है, ए का मान भी दोस्तों है 4, माइनस का माइनस में गुणा किया प्लस हो गया 4/4, 4 में से 4 कट गया बचा 1, अर्थात जो मूलों का योग है उनके बीच तो संबंध एकदम सिद्ध हुआ। अब देखते हैं गुणांकों के बीच में अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल देखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा का मान है दोस्तों 1/2 गुणे बीटा का मान है 1/2, एक के कम 1 और 2 दूनी 4, अर्थात 1/4 आ रहा है। अब देखते हैं फार्मूले से, फार्मूला क्या होता है, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सी का मान है दोस्तों 1 और ए का मान कितना है दोस्तों 4, यहां से भी मान 4 आया, यहां से भी मान 4 आया। आप देख सकते हैं दोस्तों इस सवाल में भी जो संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच वो भी एकदम से सिद्ध हुआ। तो ये सवाल भी दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ। और दोस्तों आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, आप इसको नोट करिए। हम आपको आखिरी सवाल की ओर ले चलते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आखिरी सवाल है हमारा 4u² प्लस का 8u। पहले इसके शून्य ज्ञात करना है और सबसे पहले हम लोग इसकी तुलना करा करके ए बी सी का मान फाइंड कर लें ताकि हमको बाद में परेशानी ना हो। तो दोस्तों इस द्विघात समीकरण की तुलना ए x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर या कुछ भी से कराने पर यहाँ पर दोस्तों u² हो गया और यहाँ पर x था, तो यहाँ पर चर किसको माना है, u को, और यहाँ पर चर हमारा x² है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको देखना है कि इसके गुणांक में क्या है दोस्तों 4, और जो गुणांक में होगा दोस्तों उसी का मान a यानी a का मान हो जाएगा 4, b के गुणांक में यानी x के गुणांक में क्या है दोस्तों 8, यानी b का मान हो गया हमारे पास 8। c के गुणांक में कुछ नहीं दोस्तों, तो c का मान मानते हम लोग 0। अब दोस्तों इस पूरे द्विघात समीकरण को मानते हम लोग P ऑफ U बराबर, क्यों, क्योंकि हमारे सवाल में U है, तो P ऑफ U बराबर हो जाएगा हमारा 4u² प्लस का 8u। अब दोस्तों इसकी क्या कंडीशन है, इसके शून्य का आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इसके शून्यकों को आसानी से ज्ञात करने के लिए आपको ये देखना है कि इन दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है। 4 का भाग 8 में जाएगा, यहाँ भी U है और यहाँ भी U है, तो हम यहाँ से दोस्तों 4 को कॉमन लेते हैं और u को बाहर निकालते हैं। अंदर बचा क्या, 4 एक कम 4, और एक u का भाग देंगे तो केवल एक u बचेगा यहाँ पर, प्लस 4 दूनी 8, यानी हमारे पास ये आ गया। अब इसके शून्य ज्ञात करना है, तो मान लेंगे हम शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, P ऑफ U बराबर 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा इसके बराबर तो लिख सकते हैं हम लोग कि 4u और u प्लस 2 बराबर 0। दोनों के बराबर दोस्तों 0 रख सकते हैं, यानी 4u बराबर भी हो गया 0 और दूसरा क्या हो गया u प्लस 2 बराबर भी हो गया 0। यहाँ u के गुणा में है 4, भाग में जाएगा तो 4, यानी u बराबर हो जाएगा 0/4, और जब 4 का भाग देंगे दोस्तों 0 में तो u बराबर आ जाएगा 0, अर्थात जो हमारे पास अल्फा का मान आ गया वो कितना आ गया दोस्तों 0। इसको अल्फा के बराबर भी कर सकते हैं, यानी अल्फा का मान दोस्तों क्या आ गया हमारे पास 0। अब बीटा का मान फाइंड करते हैं, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी बीटा का मान आ गया दोस्तों हमारे पास कितना, -2। अब इसके सत्यता की जांच कर लेते हैं हम लोग। सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग क्या होगा, अल्फा का मान है दोस्तों 0 प्लस, और बीटा का मान है हमारे पास -2, जोड़ेंगे दोस्तों आएगा -2। अब कंडीशन ये देखनी है कि फार्मूले से भी हमारा यही -2 आ रहा है या नहीं, तभी हमारा संबंध शून्यक और गुणांकों के बीच में सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a।
माइनस का बी, यानी बी का मान दोस्तों कितना है हमारे पास, बी का मान ये रहा 8। ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान है 4, 4 दूना 8, ये आ गया दोस्तों। माइनस का 2 यहाँ भी आया और माइनस का 2 यहाँ भी आया, अर्थात ये वाला संबंध एकदम क्लियर है। अब देखते हैं इनके गुणांकों के बीच में, अर्थात गुणनफल के बीच में, अल्फा इंटू बीटा। कंडीशन क्या होगी, अल्फा का मान दोस्तों 0 है और बीटा का मान क्या हमारे पास है, माइनस का 2, और 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे दोस्तों तो आएगा 0। अब फार्मूले के हिसाब से देखते हैं, सी अपान ए, अचर पद कितना है दोस्तों 0 और ए का मान कितना है दोस्तों 4, और 4 का भाग देंगे तो 0 में तो आएगा 0। तो दोस्तों ये संबंध भी एकदम क्लियर है। तो दोस्तों आप सभी से आशा करते हैं आपको पूरे सवाल एकदम आसानी से समझ में आए होंगे। और दोस्तों अब हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को एकदम से खत्म करेंगे। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें।